रतन टाटा जी 86 इयर्स की एज में पिछले हफ्ते 9 अक्टूबर को इस दुनिया को छोड़कर अपने अगले जन्म की यात्रा के लिए निकल गए। उनका इस दुनिया से जाना भारत और पूरी दुनिया के लिए एक कभी न भरने वाले नुकसान की तरह है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके द्वारा किए गए एक लेजेंडरी इनोवेशन के बारे में, जिसने हर भारतीय मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली को एक अपने घर में लग्जरी कार होने का एहसास दिलाया। ये कहानी है टाटा इंडिका की, जो 1998 में लॉन्च हुई इंडिया की पहली हैचबैक कार थी विथ अ डीजल इंजन, जिसकी एनुअल सेल एक समय पर सन 2006 और 2007 के दरमियान लगभग 1,44,690 यूनिट पर ईयर थी। 1.4 लीटर के डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ टाटा के पिकअप्स और इसके एसयूवी से इसके इंजन को डेराइव किया गया था। इसके इंजन पूरी तरह से स्वदेशी थे, इन्हें भारत में विकसित किया गया। इसके साथ साथ पावर विंडो और एसी जैसे फीचर्स आते थे, जिसे उस जमाने में लग्जरी माना जाता था। ऐसा नहीं था कि इंडिका सिर्फ इंडिया में बिक रही थी, इसके बजाय ये यूनाइटेड किंगडम में सिटी रोवर नाम से बिक रही थी। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में ये इंडिका बी लाइन के नाम से और कुछ जगहों पर इंडोनेशिया में भी इसकी सेल थी। इस कार की सेकंड जनरेशन को सन 2008 में इंडिका विस्टा के नाम से मार्केट में उतारा गया, जो कंप्लीटली नए प्लेटफॉर्म पे विद 1.3 लीटर डीजल इंजन और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च की गई। टाटा बोल्ट, टाटा टियागो, टाटा इंडिगो ये इस कार की सक्सेसर्स हैं और हमेशा सड़कों पर टाटा इंडिका की याद दिलाती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुजुकी नाम में जुड़ा होने के कारण मारुति सुजुकी कभी भी एक भारतीय कार नहीं बन पाई। इसे एक हमेशा इंडो जैपनीज कार के नाम से जाना जाता रहा। अम्बेसडर हालांकि भारत में बिकती थी, लेकिन ये ब्रिटिश मॉरिस ऑक्सफोर्ड की एक इंडियन असेबल्ड वर्जन थी। भारत के पास वास्तव में एक स्वदेशी कार नहीं थी जब तक इंडिका मार्केट में नहीं आई थी। 1998 में प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो में टाटा इंडिका को अनवेल किया गया। पैसेंजर व्हीकल में टाटा का ये पहला कदम खेल बदलने वाला था और इसके पीछे एक आदमी का विजन था जिनका नाम था रतन टाटा। रतन टाटा जी के पहले जेआरडी टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने एक पूरी तरह से स्वदेशी फैमिली कार लॉन्च करने का सपना देखा था, लेकिन उस समय सरकार की नीतियों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इंडिका का विचार 1991 के बाद आया, जब जेआरडी ने पद छोड़ा और रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त किए गए और उस समय भारत में अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म भी हो रहे थे, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। रतन टाटा ने 1993 में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट निर्माताओं की एक प्रदर्शनी में अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया। अपने विजन को संक्षेप में बताते हुए उन्होंने कहा, एक बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका थी उससे, कि इसका साइज मारुति जेन की तरह होगा और इसका जो इंटरनल डायमेंशंस होगा, अंदर का जो स्पेस होगा, ये अम्बेसडर की तरह होगा और इसकी कीमत मारुति 800 जितनी होगी और इसको चलाने में जो खर्च होगा एक डीजल इंजन जितना होगा। इस विजन के साथ वो आगे बढ़े और टाटा इंडिका को इस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा भारतीय सड़कों के हिसाब से कार को मजबूत भी होना चाहिए था, विदेशी बाजारों के हिसाब से इसमें एस्थेटिक्स भी होने चाहिए थे, यानी लुक एंड फील, और आवश्यक सेफ्टी क्राइटेरिया भी होना चाहिए था। रतन टाटा जो प्रस्ताव दे रहे थे वह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं किया गया था। इस तरह की कार को विकसित करना आसान और सस्ता नहीं था। सबसे पहले रतन टाटा जी ने कार के डिजाइन के लिए एक नई इंजीनियरिंग टीम बनाई। उन्होंने सबसे अच्छे डिजाइन इंजीनियरों को चुना, जिन्हें टेल्को के इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में काम पर लगाया गया। कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड इतना पॉपुलर उस टाइम पर नहीं हुआ था, लेकिन रतन टाटा ने इसकी क्षमता को देखते हुए लगभग 120 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए। इसमें 225 कंप्यूटर और लगभग 350 इंजीनियर्स थे जो वर्ल्ड क्लास डिजाइन बनाने के लिए काम कर रहे थे। जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी होगी, बीटेक करी होगी, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, मैकेनिकल
के लोगों ने तो कैड पढ़ी ही पढ़ी होगी, लेकिन वो और भी ब्रांच के होंगे तो उन्होंने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जाके कहीं ना कहीं कैड की पढ़ाई करी होगी। और जब भारतीय इंजीनियरों ने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने इटली के ट्यूरिन में एक प्रसिद्ध ऑटोमोटिव डिजाइन संस्थान को यह डिजाइन भेजा। उन्होंने कार के इंजन में मदद के लिए फ्रांसीसी इंजीनियरों को भी बुलाया। विदेश से मदद लेने के उनके फैसले की लोग आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बदले में जो जवाब दिया वो बहुत सुनने और समझने लायक है। उन्होंने कहा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों से सीखने में कुछ गलत नहीं है। आखिरकार ट्यूरिन में एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया और उसे फिर भारत में पुणे की फैक्ट्री में उनके भेज दिया गया। कार का बड़े पैमाने पर निर्माण करना भी एक चुनौती का काम था, क्योंकि अधिकांश बेंडर्स और असेंबली लाइन के जो वर्कर थे वो कभी भी किसी भी कार को शुरुआत से डेवलप करने के लिए आदी नहीं थे। उन्होंने हमेशा भारत में कार को असेंबल ही किया हुआ था। रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से पुणे और उसके आसपास के लगभग 300 छोटे छोटे निर्माताओं के साथ काम किया, क्योंकि वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि लगभग 98% पुर्जे स्वदेशी रूप से भारत में ही निर्मित हो। अकेले इससे लगभग 12,000 नए रोजगार पैदा हुए और फिर रतन टाटा जी ने पुणे में टेल्को, जिसको बाद में नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया, कि कारखाने में 6 एकड़ की जगह पर एक पूरी तरह से स्वतंत्र असेंबली लाइन की स्थापना की, जिसके पैमाने ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वे कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अपने एक दौरे में उनको इस बात का एहसास हुआ कि किसी खास हिस्से को जोड़ने के लिए कर्मचारियों को 2 बार झुकना पड़ता है। अगर प्लांट में प्रतिदिन 300 कार बनाई जाएगी तो इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पूरे दिन में लगभग 600 बार झुकना पड़ेगा, और उन्हें यह बहुत अस्वीकार्य लगा। उन्होंने कहा, यहाँ एक रोबोट लगाया जाए और हम अपने लोगों से ऐसी कमर तोड़ मेहनत करने के लिए नहीं कह सकते हैं। रतन टाटा जी ने फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को साइकिल भी मुहैया करवाई ताकि वे आसानी से फैक्ट्री आ जा सके। 1999 के मध्य तक जब असेंबली लाइन ने रफ्तार पकड़ी तो फैक्ट्री में लगभग हर 56 सेकंड में, यानी 56 सेकंड में एक कार बनकर तैयार हो रही थी। यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने वाली है। आपने पिछले दिनों एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी के जो एमडी या चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इंडिया में तो कैलेंडर लूनार कैलेंडर के हिसाब से चलता है कि आप महीने में 1-2 दिन छुट्टी लेते हैं। सोचिए, अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार काम कराया जाए तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होगी और उसकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति पर किस तरह से ये चीजें प्रभाव डालेंगी। लेकिन रतन टाटा जी अपने काम के साथ साथ अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़े रहते थे और उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं थी उसको समझते थे और उसको दूर करने का प्रयास करते रहते थे। हालांकि शुरू में लॉन्च किए गए मॉडल में थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स थे। जल्द ही आलोचकों ने अपनी राय भी रखनी शुरू कर दी। जैसे हमेशा से होता है कि अगर आप कोई चीज, नई चीज बनाते हो तो लोग इंतजार करते हैं कि ये सक्सेस से ज्यादा फेल कर जाए, जिससे उनके पास उसकी आलोचना करने के लिए कुछ शब्द हों। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कार निर्माण व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए रतन टाटा जी की आलोचना भी की। एडिटोरियल्स में रतन टाटा जी के इस विजन को एक घमंडी परियोजना तक भी लिखा गया कि उन्होंने बस एक, उनके पास विजन था और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की बातें भी उस टाइम के अखबारों में और एडिटोरियल्स में लिखी गई। टाटा मोटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर रतन टाटा जी ने फीडबैक लिया कि गाड़ियों में क्या समस्याएं आ रही हैं और उसके समाधान करने के लिए, प्रयास करने के लिए सबको निर्देश दिया। और फिर यह निर्णय लिया गया कि कंपनी देश भर में ग्राहक शिविर लगाएगी और सभी डिफेक्टेड पार्ट्स को मुफ्त में बदलेगी। इस पर 500 करोड़ रुपए का खर्च भी आया। जैसा कि रतन टाटा जी ने घोषणा की थी कि हम इंडिका को समस्या मुक्त बनाने के लिए और अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसके लिए कुछ भी करेंगे। इस चीज से कितने बड़े बिजनेस एथिक्स के बारे में पता चलता है। और आज के समय में आप बिजनेस एथिक्स को देखिए कि लोग कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितनी हानिकारक चीजें हैं, उसमें शुगर कंटेंट है, उसमें हानिकारक केमिकल्स है, वो बच्चों के लिए
सही है या नहीं है, बिना कोई चीज सुनिश्चित किए हुए सिर्फ मार्केट में उतारते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, और वो जब एक लेवल पहुंच जाती है उसको बेच के पैसा लेके कहीं बाहर के देश में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही इंजीनियर्स ने मैन्युफैक्चरिंग को दूर करने के लिए एक बेहतर इंडिका इंडिका B2 पर काम करना शुरू किया, और फिर ये भारत के इतिहास में सबसे सफल कारों में से एक बन गई। अपने इंटरनेशनल कंपटीशन की तुलना में इंडिका थोड़ी पीछे तो थी, और फिट एंड फिनिश भी उतना अच्छा नहीं था। खैर, फिट एंड फिनिश का इशू तो टाटा की गाड़ियों के साथ हमेशा से ही रहा है, जो आजकल की गाड़ियों में भी रहता है। जिनके पास टाटा की गाड़ियां होंगी उनको पता है कि पैनल गैप्स टाटा की गाड़ियों में एक मस्ट हैव फीचर है। कार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती थी, लेकिन इन खामियों को कार का जो पैकेज बना के पेश किया गया उसने इस सब चीज को अनदेखा कर दिया। खरीदने में सस्ती, चलाने में सस्ती, और अपने टाइम पे ये अपने सेगमेंट में इकलौती डीजल गाड़ी थी उस समय पे। उसके बाद मरम्मत में भी सस्ती होने के कारण ये एक अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। और इस गेम चेंजिंग इनोवेशन के पीछे रतन टाटा जी का विजन और वो ट्रस्ट था जो उन्होंने अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स के ऊपर किया, और उनके इंजीनियर्स और वर्कर्स ने उस चीज को फिर डिलीवर भी किया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।